प्रेस्टिजियस चैनल राजधानी कोचिंग सेंटर, जिस पे आपको हर तरह के आपका जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स हुए या एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए एक लौता इंस्टीट्यूट जो आपको लगभग 25-30 साल से ऊपर हो गया इस कोचिंग को चलते हुए, यानी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा को रखे हुए और ये काम कर रहा है। और उसी बैनर के तहत मैं आपके लिए एक बीपीएससी का एएसओ का क्वेश्चन जो आपका जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बहाने हम रीजनिंग के कुछ पहलुओं को टच करेंगे। देखा जाए कैसे बनाया जाए, क्या टाइमिंग हो सकती है, कैसे सॉल्व किया जाए। अप्रोच, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक का अप्रोच, है ना। यानी हमारा अप्रोच क्या है उस टॉपिक को आपका टेकल करने का, है ना। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू सॉल्व। एक होता है ये कि मुझे क्वेश्चन पता है, बनाते कैसे हैं बन जाता है, बट एग्जाम में ये जो नाम है ना एग्जाम्स, और जब एग्जाम्स में हम जाए और हमारा क्वेश्चन बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसी के तहत हम लोग आज आपके सामने एक छोटा सा कहिए तो क्वेश्चन है कुछ आप बीपीएससी एएसओ का जिसकी वैकेंसी जो आई थी आपका, उसी का क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं और आप सबका साथ राजधानी कोचिंग के साथ और प्यार बना रहे। चलिए आइए इसी के तहत हम लोग आज पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करने चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक देखने से पता चलता है कि यहां पे एक इस तरह से एक फिगर दी गई है जिसमें कुछ नंबर्स रखे गए हैं और वहां पे एक बीच में ब्लैंक रख दिया गया है ना। ठीक है, ब्लैंक है, इसका मीनिंग ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कौन से मैथमेटिकल यानी ये जो वैल्यू ऑप्शन रखे गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन मैं अगर यहां पुट करूं तो ये जो इक्वेशन है या सीक्वेंस है या नंबर का जो पजल है उसको हम लोग टैकल कर सके। तो होता क्या है जनरली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इट मे बी ये रो वाइज हो सकता है ना, या ये रो में देखना होता है कि रो में कैसे चल रहा है, अदरवाइज नहीं है तो हम कॉलम में चेक करते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन की गई है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, अरे एडिशन किया गया होगा, सब्सट्रैक्शन किया गया होगा, मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा, डिवाइड किया गया, यही ना किया गया होगा, या किसी को ऐड करके स्क्वायर किया गया होगा या क्यूब किया गया होगा। इसके अलावा होता क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन के मतलब, बस समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर है। तो ये रो की तरफ भी चल सकता है, कॉलम। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम रो में चलने वाले हैं कि कॉलम में चलने वाले हैं। तो एक नजर क्या करते हैं ना इस आपका मिसिंग नंबर पे जिसको कहते हैं हम लोग या नंबर्स पजल पे बात करें तो आप गौर से देखें तो नीचे जो वैल्यू है 10, यहां पे कितना 39 एक बड़ी सी वैल्यू दिख रही है। तो इट में भी हो सकता है कि ये इस तरह से ऑपरेशन हुआ हो। सर ऐसा भी तो है कि बीच में 16 है तो बीच में देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा नहीं। तो हम क्यों नहीं इसको एक बार कॉलम से देखें कि ये 10 कैसे आया। देखिए ना 39 एक बड़ा वैल्यू वो कैसे आया। तो 10 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे सोच सकते हैं सर 5 into 2 यानी 10 हो गया, तो बाकी इसका यूज तो नहीं हुआ बाबू। इसका मतलब है कि मुझे इन तीनों डिजिट का यूज करते हुए 10 लाना, या हम इधर कहीं से कोई यूज करके 5 लाए, 2 लाए, 4 लाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं, 10 है जो भी आप ला सकते हैं। तो एक अगर ऐसे देखे जाए इसको तो 10 कैसे हुआ तो कर सकते हैं क्या 5 into 4 कितना 20 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो 10 हो जाए। चलिए ये तभी प्रोसेस हिट होगा जब यहां आके प्रोसेस क्या हो जाए हिट हो जाए। बस समझ आ रही है ना, बिल्कुल। अब देखिए 16 और 3 कितना 48 और उसमें हम 6 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली हमारा 8 आ जाए। तो सर ये जो प्रोसेस अप्लाई किया गया यही हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो वैसे ही 13 में हम इस ऑप्शन से किससे मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें
कि हमारा वैल्यू 39 आ जाए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपके बहुत सारे रखे गए नहीं। अब मान लीजिए 13 में 7 से करते हैं तो 91, और 91 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बताइए यहाँ 39 बड़ा वैल्यू मांग रहा है। तो बड़ा वैल्यू का मतलब है कि 7 नहीं, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमको रख करके चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू रखे कि हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। तो या तो हम 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन रखें, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 और ये 182, यही होगा जी 42। अब ये 7 से डिविजिबल है तो देखिए ना, हाँ सर कितना आपका 2 और यहाँ वैल्यू कितना है 39, इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 21। कैसे, तो आप देख लीजिए ना, इसको मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए। 13 में बाबू आप किसे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 कितना होता है 63, है ना, कैरी कितना हो जाएगा 6, और 21 और 6 कितना होता है 27। अब इसमें किससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, है ना, और फिर 6 63 9 आ गया। बात समझ आ रही है। सो आंसर मस्ट बी 21। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि मुझे आंसर मैच नहीं करानी, आप प्रोसेस समझो कि आप क्या करो कि हमारा क्वेश्चन मार्क जैसो परफेक्ट सेट हो जाए, है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। ये भी एक उसी तरह का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर है। तो आप गौर से देखें तो यहाँ 7 56 49, यानी इधर छोटा वैल्यू है और इधर बड़ा वैल्यू है ना। तो अब या तो हम कॉलम में रो में बात करें, क्योंकि रो में ही जाना होगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ छोटा हो रहा है नहीं और वैल्यू यहाँ बहुत बड़ा हो रहा है नहीं, तो वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या करें। माने यहां देखें तो 5 इंटू 6 का रहा है मल्टीपल, और यहां जा रहा है तो 5 इंटू कितना 5, हाँ सर। तब यहां नहीं समझ में आती, यहां आ जी 7 इंटू कितना 8, और यहां कितना 7 इंटू 7। तो सर ये तो 6 5 हो रहा है, 8 7 हो रहा है। सर पैटर्न तो सेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझिए कैसे है। 5 इंटू, ठीक है 5, इनसे 5 से 1 टाइम एक्स्ट्रा 5 इंटू 6, 7 इंटू, देखो स्क्वायर नहीं बाबू, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या है 30, और 30 इज नॉट स्क्वायर, है ना। तो 7 इंटू 7, और 7 से मल्टीप्लाई क्या बात क्या 1 प्लस 8, तो 7 इंटू 8 56। सिमिलर 6 इंटू 5, अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 में प्लस 1 यानी 6, 6 6 या कितना 36। यानी हुआ यूं है कि इस वैल्यू से जितना टाइम्स गया है उसमें प्लस 1 करके नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को पुट किया गया है, ठीक है ना। सो आंसर मस्ट बी 36, ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, एकदम बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास ये 4 ट्रायंगल रखे गए हैं, इनकी वैल्यू दी गई है 300। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 ट्रायंगल। अब 4 ट्रायंगल का वैल्यू कितना है 300, तो यहां से 1 ट्रायंगल का वैल्यू नहीं निकल जाएगा बाबू, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। कितना हो जाएगा सर 75 हो जाएगा ना। अब 1 ट्रायंगल का वैल्यू 75, सो 3 ट्रायंगल का वैल्यू 3 इंटू 75, बात समझ में आ रही है। अब 3 इंटू 75 कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका 22, यानी कितने आंसर हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई इश्यू नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी एक मिसिंग नंबर है, यहां x रखा गया है। अब पूछा है कि x के प्लेस पर कौन सा वैल्यू होगा। अब आप गौर से देखें तो वैल्यू कुछ इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जा, तो ऐसे देखें हम तो 9 28 65, सर ये तो 9 इंटू 3 भी दिख रहा है +1, बट 80 इंटू 3 जाएंगे, बात सुनना रही है
तो कितना होगा आपका, ये 30 आपका 90, यानी वैल्यू सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स से करीब जाएगा। इसका मतलब है ये प्रोसेस तो कतई इसमें नहीं है। तो और क्या सोच सकते हैं सर, ये सोच सकते हैं क्या, ये 3 का स्क्वायर सोच तो लेंगे, बट यहां पे अब 3 का क्यूब प्लस 1 सोचना होगा। फिर यहां देखें तो मान लेते 1 सेकेंड सर, 4 का स्क्वायर तो नहीं जाएगा, 8 का होगा। सर ये भी कोई रूल काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप, थोड़ा सा ये 27 प्लस आप देखें 64 प्लस 1, यहां देखें 8 प्लस 1, यहां भी देखिए ना सर 343 प्लस 1, यहां भी देखेंगे 216 प्लस 1। अब आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, अच्छा ये वो क्या रहा है, 8 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। यस, ये हो क्या रहा है बाबू, यानी क्यूब प्लस 1 वैल्यू ले रहा है। तो 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1, तो डेफिनेटली यहां आपको किसका रखना होगा, 5 का क्यूब प्लस 1, तो डेफिनेटली 125 प्लस 1, आपका आंसर विल बी 126। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना, मिसिंग नंबर हो या सीरीज हो, तो आप डेफिनेटली स्क्वायर क्यूब पर बिल्कुल कमांड करें। आप कम से कम एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर क्यूब आपको जहन में होना चाहिए, ताकि आपको पकड़ में। आप सब देखिए 28 है, बिल्कुल 20, ये 65 आपको क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि बेटा 65 में हूं, समझो 8 का स्क्वायर भी हूं, 4 का क्यूब भी हूं, ये समझने की प्रयास करो। ये 217 है ना, ये आपको कहता है कि भाई देखो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 6 का क्यूब नहीं, यहां 7 का क्यूब, तो ऐसे कुछ वैल्यू है जो आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर क्यूब याद रखेंगे, तो मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको मिसिंग नंबर बनाने में बहुत हेल्प होगा। बाकी एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नॉर्मल बातें हैं, वो तो सब करेंगे, है ना। तो थोड़ा स्क्वायर क्यूब का जहां कंसेप्ट होगा, वहां अगर आप स्क्वायर क्यूब नहीं याद करेंगे तो जनरली क्या होता है, आप पिछड़ जाते हैं, फिर बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स आप यूज करते हैं, सोचते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर क्या होता है, गिर जाता है ना। इसलिए आपको अगर इन क्वेश्चन पे कमांड करना है तो आपको टेबल तो याद होना चाहिए, प्लस स्क्वायर क्यूब भी मिनिमम, मैं मिनिमम कर रहा हूं, यानी मेरा ऐसा मानना कि 30 तक याद होना चाहिए जनरली बच्चों को, है ना। निकालने आना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे तो स्क्वायर क्यूब निकालने आता है, मैं फट से निकाल, तो बेटा निकालने में जब तुम कलम का यूज करोगे, किसी का भी 25 का निकालना हो 20, तो कलम का जब आप यूज करोगे तो क्या आपको लगता है कि वहां पे जो क्लॉक है वो आपको रुक गई है, नहीं ना, वो आपका टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर याद हो, रफ करने में बहुत अंतर होता है, एक एक सेकंड का यहां पे फर्क है बाबू। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है या मेरा आपसे हिंदी में निवेदन है कि प्लीज याद कर जाएं, बिल्कुल आपका लाइफ सरल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहता है कि लीप ईयर में 53 बुधवार होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आप जनरली समझे, आप एक ईयर में लीप ईयर कह रहे हैं, ठीक है, टोटल लीप ईयर में आपको पता है ना कितना होता है, 366, है ना। और कोई भी डे है तो रिपीटेशन क्या होता है, 7 डे पर, तो 7 से करेंगे तो डेफिनेटली कितना, 5 और 2, 52 होने में कोई दिक्कत है नहीं। तो 52 तो डेफिनेटली है कि हमारा वेडनेसडे हो या मंडे लिखे, संडे लिखे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब बात रहा कि 52 वीक्स के बाद यहां कितना, 2 एक्स्ट्रा डे बच गया, 2 एक्स्ट्रा डे। तो अब 2 एक्स्ट्रा डे, तो इट में भी आपका एक जो है ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ, यहां भी वेडनेसडे होने की संभावना हो सकती है, यहां भी हो सकती है, नहीं ये कैसे कह दे कि नहीं हो सकता है ना। तो ये दोनों दिन में से कोई भी हो सकता है, बट पता है ना कि ये कब होता है, 7 डे के रिपीटेशन पे, इसलिए 2 नहीं, यहां पे क्या कर सकते हैं, 52 यानी 2/7 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 52 सप्ताह तो हमारा ऑलरेडी है ही है, नहीं तो इसमें से कोई एक आराम से,
यानी दो में से एक 7 7 के मल्टीपल में हो सकता है, इसलिए कोई चीजें नहीं है। यदि 1 होता तो बिल्कुल 1 होता है ना, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। 52 वीक्स और कितने एक्स्ट्रा डेट 2, तो ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं एक तो डेफिनेटली इसमें से कोई हो सकता है नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा कितना 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन है, कैलेंडर जब आप पढ़ेंगे सब बेसिक क्वेश्चन। अब एक फिर मिसिंग नंबर आया है ना। अब देखिए लगभग देखें तो काफी सब करीब करीब वैल्यू है, तो नीचे देखें तो ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है, नीचे देखें तो ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है कंपेयर टू अपर का। तो इन दोनों को यदि मैं, क्योंकि 28 है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो कितना होगा 32, राइट। अब 32 और 28 को मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली +4 का डिफरेंस है। फिर मैं सिमिलर प्रोसेस यहां यूज करूं तो 65 यानी कितना 41 दोनों का, और यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कितना +4 का है, बस समझ आ रही है। तो दोनों में जो डिफरेंसेज है वो क्या है 4 का है। तो डेफिनेटली हम यहां बात करें तो यहां डिफरेंसेज +4 का करें तो कितना होगा 36। तो मुझे इन दोनों का एडिशन 36 आनी चाहिए, तो 36 - 12 कर देंगे तो 24 यहां रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। जी सर, आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सर ऐसा आपने क्यों सोचा 28? अब देखिए ना ऊपर में वैल्यू छोटा है और नीचे वैल्यू क्या दे रहा है बड़ा। इस सिमिलर इसमें भी तो वही सेम कंडीशन है, इसका मतलब मुझे इसमें ही कुछ मैथमेटिकल प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब व्हाटएवर जो करना पड़े करके मैं नीचे की बात को देखा। अब मैं डिफरेंस भी करता तो कितना था, इसका 4 आता, अब 4 से यहां 28, फिर मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर मैं यहां देखो तो कितना, अब कितना डिफरेंस आता 9 का। अब 9 में मुझे जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां वैल्यू ही कुछ और है ना, तो डिफरेंस नहीं जा सकते ना, बस समझ रही है। दोनों को ऐड करके यहां देखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। और क्या कहता है एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 25 अगस्त इन ए ईयर इज ए थर्सडे, ठीक है कोई इशू नहीं। देखिए कहा कि 25 अगस्त को बाबू इसने क्या मान लिया, कहा कि ऐसा है कि अगर थर्सडे है ओके देन, तो कहता है कि हाउ मेनी मंडे विल बी इन दैट मंथ, उस मंथ में कितने मंडे होंगे। तो कहा का टेंशन ले रहे हैं, थर्सडे है ना, ठीक है। अब थर्सडे तो पहले मैं क्या करूं मंडे ले, ठीक है। तो आप पीछे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो, डेफिनेटली है। अब देखो थर्सडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो ये मंडे जो हम आगे गए तो कितना ये 26, 27, 28 एंड 29 को मंडे है। अब डेफिनेटली आगे जाएंगे तो मंडे तो अब नहीं आएगा ना। तो अब इसमें क्या करें 7 से डिवाइड कर दें तो पीछे कितने मंडे आ चुके हैं 4 आए कि ये कितना 5 आपका मंडे हो जाएगा। शॉर्टकट की बात है, अदरवाइज आपको पता है कि जब 29 को मंडे है तो रिपीटेशन ऑफ डे आइदर एडिशन ऑफ 7 और सब्सट्रैक्शन ऑफ 7, कोई भी दिन की जो पुनरावृत्ति होती है जब हम उस दिन में 7 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बाबू वही दिन होता है, ये तो आपको पता हो गया। तो उस तरह से अगर हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली आपको 22 को भी मंडे होगा, है कि नहीं 29 साल। अब इसमें से 15 को भी मंडे होगा, जी सर। फिर आप इसमें से 8 को भी मंडे होगा, जी सर। फिर 1 को भी मंडे होगा। आप जोड़ लीजिए कितने मंडे हुए 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने क्या किया इस 29 में 7 से डिवाइड कर दिया तो कितने टाइम्स गया 4, तो 4 ये पीछे वाला है 29 1 4 1 5, उतना कौन कैलकुलेशन करता है। तो ये मैं ये चीजें बातें समझा रहा था पहले, जो मैंने जस्ट पहले कहा थोड़ा देर पहले कि मुझे क्वेश्चन सोल्व करने आती है, करेक्ट, बट एग्जाम में कैसे मैं बनाऊं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा स्कोर विद इन टाइम में हो जाए, कम से कम समय में हो जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर। मुझे स्कोर की भी चिंता नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं कैसे ऑप्शन से भागूं, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के और बहुत और सब क्वेश्चंस में। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे एक आपका
8 अक्टूबर को हमारी एक बैच आ रही है बीपीएससी एडीओ का, जो काफी बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो आपको कई वर्षों के बाद आई है वैकेंसी ये, और आपको पता है कि इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और हम राजधानी कोचिंग जो अपने है पूरे टीम के साथ इसको बेहतरीन करने वाली है, और कोशिश ये है कि 1 to 1 जो भी बच्चे हमारे हैं उन पर एक एक पे फोकस किया जाए, और उनकी मैथ और रीजनिंग है या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बढ़िया से किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है सो सफल हो जाए, है ना। और इसका इतिहास भी रहा है यही कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, ये कोचिंग काफी लंबे समय से कार्यरत है। इसलिए आप सबका इसमें ज्वाइन कीजिए। आप सब नहीं, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा इस टॉपिक का, सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट भी होगा, बोर्ड का भी पीडीएफ मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, वीकली टेस्ट भी होगा, और डाउट सेशन भी इसमें चलाए जाएंगे, ठीक है। और आप इसको ऐप पर भी आप जा सकते हैं, मेरे ऐप पर भी आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आइए, और बाकी कुछ मैं आपको जानकारी लेनी है तो हमारे जो नंबर्स हैं 9304398222 पे आप बात करें, बिल्कुल आपको सहूलियत दी जाएगी और बात की जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और आपका प्यार बना रहे हमारी खुशी के साथ। चलिए, ये क्वेश्चन आया, एक छोटा सा क्वेश्चन इशू में रखा था, बट क्वेश्चन अच्छा, बीपीएससी एएसओ में क्वेश्चन जो रखे गए हैं ऑलमोस्ट मिडिल, नहीं तो बहुत अपर हाई है ना बहुत लो है, एक मिडिल रखा गया है, यानी क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, पजल है, कहता है कि ए भी जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, सी भी जो है सो इंग्लिश ज्योग्राफी पढ़ते हैं, डी ए वॉट एवर जो पढ़ते हैं, तो इनको कैसे बनाया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। मेंबर्स कितने हैं बाबू, ए बी सी डी ई, 5 मेंबर है, तो इसको आप क्या करें ना, ए लिख दें, बी सी डी और डी, मेरी बात समझ आ रही है, ए बी सी डी 5 में लिख। अब ए और बी दोनों क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, तो एच फॉर हिंदी, ए फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश लिखते, ठीक है ना। और सी बी इंग्लिश ज्योग्राफी, सी जो है वो इंग्लिश और ज्योग्राफी, तो बात है कि सी और बी भी, तो बी भी क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश ज्योग्राफी, तो इंग्लिश तो हो गया है, यहां ज्योग्राफी डाल दीजिए, बात खत्म। फिर कहता है कि डी मैथ और हिंदी, डी जो है सो मैथ ही पढ़ाता है और हिंदी भी पढ़ाता है, साथ में ए भी जो है सो मैथ हिंदी, तो पहले हिंदी है, यहां मैथ ये भी पढ़ाएगा, लिख दीजिए, ये काम खत्म। फिर ई जो है हिस्ट्री और पंजाबी पढ़ाता है, ई जो है सो एच कर देते हैं, एच, और पंजाबी आपका PUN कर दीजिए, PV कर। ई और बी भी पढ़ाता है, तो बी भी क्या पढ़ाएगा, हिस्ट्री, अब प्लस क्या पढ़ाएगा, पंजाबी, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस समझ आ रही है, ऐसे बनाएंगे वो क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसानी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टीचर हु टीच बोथ हिंदी एंड ज्योग्राफी, हिंदी और ज्योग्राफी कौन कौन पढ़ाते हैं, तो देखिए ना, हिंदी ज्योग्राफी एक, और कहीं हिंदी ज्योग्राफी दिख रहा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टीचर हु टीचेज हिंदी एज वेल एज ज्योग्राफी, हिंदी और ज्योग्राफी तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, कौन, बी पढ़ा रहा है, नहीं तो हिंदी और ज्योग्राफी तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ बी ही जो है वो हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, और कोई भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा है हिंदी के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा एक और क्वेश्चन है बाप, Who among these teachers maximum number of subject, यानी इस क्वेश्चन में सबसे अधिक सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा कौन टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, बी पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से मैं देख लूं, क्या कहता है कि आपका हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने शिक्षक, हिंदी और ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी तो एक ही जगह चर्चा है बाबू, किसके बारे में, तो सी और बी के बारे, तो सी और बी के बारे में यही, और तो कहीं ज्योग्राफी की चर्चा है नहीं, और कहीं है नहीं है,
तो ज्योग्राफी एक सी पढ़ा रहा है, बट हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा है बाबू। नहीं, अगर दोनों पढ़ाते हैं तो ज्योग्राफी सी हो जाएगा। अभी भी ज्योग्राफी पढ़ाता है नहीं, तो अब इसके अनुसार तो मुझे बीसी लेना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं फॉलोइंग पेयर ऑफ टीचर्स हु टीचेज बोथ हिंदी एंड ज्योग्राफी, यानी दोनों पढ़ाते हो, हिंदी भी पढ़ाते हो ज्योग्राफी भी पढ़ाते हो। तो हिंदी पढ़ाने वाला तो ठीक है बी है और ज्योग्राफी ही है। अगर मैं सिर्फ एक टीचर अब पेयर की बात कर रहा है तो सी सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा, हिंदी पढ़ा नहीं रहा है। नहीं, तो इट में बी अगर ज्योग्राफी का है तो बी और सी दोनों पढ़ाते हैं, बट हिंदी पढ़ाने वाला सिर्फ बी है, सी तो है नहीं, है ना। तो यहां आंसर होना चाहिए आपका नन ऑफ दीज मस्ट बी, है ना। इट में भी हो सकता है कि बोर्ड कहीं बी और सी आंसर बनाया हो, बट आंसर होना चाहिए इसका डी। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए आगे, एक क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर इन द फॉलोइंग। कहा कि एक मिसिंग नंबर है बाबू, कहता है कि इसमें कौन सा नंबर आपका यह क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखा है। तो आप अगर यहां देखें तो एक बाबू यहां 14 रखा गया है, यहां क्या रखा गया है 30। तो 14 में देखो कैसे आए, तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 14 आ जा रहा है, और 2 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 30 आ जा रहा है, और 9 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 63। तो डेफिनेटली 15 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 9 जा कितना होता है पता है ना, सॉरी 135 होता है ना। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया मिसिंग नंबर का। अब देखें यहां पे सर इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो अब गौर से देखें यहां पे 4 9 9 16 60, तो ऊपर वाला वैल्यू एक नजर दौड़ाएं तो सब स्क्वायर, एम आई राइट, और नीचे वाला वैल्यू स्क्वायर नहीं। तो अब इसमें हम बात करें तो मान लिया जाए कि अब हम 9 और मान लीजिए 3 ले लें, 9 3 12, 6 2 9 12, 16 8 24 12, ऐसे भी अगर देखा जाए तो मेरा दिमाग ऐसा करे, इसमें से एक कम कर, मान लीजिए 9 4 13, एक कम 12, 6 2 9 12, ऐसे ऐसे से मैं सोच रहा हूं 16 9 25, एक कम 24, 12 दूना 24, है ना। यहां हम सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर है 3, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, सर ये 9 है तो 3, ये 4 है तो 4 इंटू 3, ऐसे बिल्कुल सोचने में कोई आपत्ति नहीं है। एक तरीका ये भी सोच लेते हैं, ये 20 है तो कितना होना चाहिए 40, है ना। तो 16 है और 40 रखना है तो मुझे यहां क्या रखना पड़ेगा 24, तो 24 16 कितना 40, 20 गुना 40। लेकिन ऑप्शन आपका इसका इजाजत नहीं दे रहा है, 24 16 40, बात समझ आ रही है। ओ एक कम, सॉरी 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 सॉरी, यानी इतना जोड़ना है कि एक कम करना है तो 25 25 16 41, एक कम 40, 20 गुना 40, ये भी हिट है बात, ये भी तरीका सही है। आंसर एक आपका कितना हो जाएगा 25। आपको हम दो तरीके से समझाए, समझ में आया बाबू। देखो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, है ना, कैसे बना सकते हैं सर, ऐसे समझ लो। एक तो ये तरीका है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बाबू 13, अब -1 कितना 12, और 6 का 2 टाइम्स है 12। या दूसरा तरीका है, इन दोनों का स्क्वायर तोड़ दो तो 2 इंटू 3 6, 6 आ गया। दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर सेम रिजल्ट है, आपकी चॉइस, अब जैसे बना लो, है ना। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसपे ऐसे जहां सिंबल का चेंज है, यहां पे बोर्ड मास काम करता है ना। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका 36 इंटू 12 प्लस 4 डिवाइडेड 6 प्लस 2 माइनस 3। तो यहां पे वैल्यू क्या करना है, प्लस की जगह पे डिवाइड रखना है। ठीक है, तो मैं प्लस की जगह जहां भी है मैं डिवाइड एज्यूम कर लिया, और फिर क्रॉस के जगह बाबू क्या ले रहा है, तो क्रॉस की जगह माइनस, तो मैंने यहां माइनस रख लिया और कह दिया। फिर कहता है कि
आपका डिवाइड, और देखिए ना डिवाइड की जगह पे क्या माना है, प्लस, तो जहां भी डिवाइड है मैं प्लस कर दे रहा हूं और कहीं नहीं। अब माइनस की जगह पे क्या मान लिया है, क्रॉस, तो मैंने यहां क्रॉस कर, मेरा क्वेश्चन बदल गया। तो आपको पता है ना कि मोडमास है तो यहां तो कोई ब्रैकेट ऑफ है नहीं, तो पहले क्या करना होगा, डिवाइड, देन आफ्टर क्रॉस, देन आफ्टर प्लस, देन आफ्टर माइनस, मोडमास एस। तो पहले डिवाइड वाला काम करें, तो 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, कोई इश्यू नहीं। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 9, करेक्ट है। तो 9, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 अब प्लस कितना 9, तो सीधा सा बात है 9 और 36 ऐड कर लीजिए, 45 माइनस 3 42। क्लियर है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। कहता है कि कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चंस रखे गए हैं, कोडेड फॉर्मेट में रखे गए हैं। कोडेड फॉर्मेट का क्वेश्चन क्या, यही नहीं बाबू। कहता है कि P प्लस Q प्लस R माइनस S में S is in which direction with respect to Q, यानी Q से S का डायरेक्शन निकालनी है। ओके कूल, तो मुझे Q और S के बारे में चर्चा करनी है। वेरी नाइस। तो अब जरा देखें प्लस का साइन क्या कह रहा है। सर प्लस का साइन कह रहा है कि ए जो है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नॉर्थ में है, यानी Q ए इन नॉर्थ ऑफ R, Q इज नॉर्थ ऑफ R और R माइनस एस। माइनस का मीनिंग पता है ना क्या दिया है, हाँ सर माइनस का मीनिंग दिया हुआ है आपका फर्स्ट यानी R वेस्ट में है, किसके, तो S की। हो गया क्वेश्चन, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है P को सॉल्व करने का, क्यों सर, बिकॉज आपकी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S इज रेस्पेक्ट टू Q, है ना, यानी S कहां है Q के, आपको नहीं पता है, साउथ ईस्ट में है ना, यही ना डायरेक्शन है बाबू, डाउन में साउथ, राइट साइड में ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑप्शन है। हाँ, इसको क्या जरूरत है उतना टेंशन लेके बनाने का, P को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्वेश्चन कहा Q S S इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मुझे QS को चेक करना, P को चेक नहीं करना है। वैसे जब टाइम है नहीं चेक करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का रखा गया है। कहता है कि 5 6 11 28 डैश 160, कहा कि कौन सा यहां पे मैथमेटिकल वैल्यू रखें कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। ओके वेरी नाइस। तो पहला क्या कहता है रूल, किसी डिफरेंस करके जाके देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे डिफरेंस करते हैं बाबू, तो डेफिनेटली यहां कितना 1 आता है, फिर यहां कितना 5, फिर यहां कितना 17। तो आप ऐसे देखें तो कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर डिफरेंस करते हो तो बाबू कितने का 4 का, फिर यहां डिफरेंस आए कितने का 12 का। अब मान लीजिए 4 हो गया 12 हो गया, अब मान लिया अब यहां डिफरेंस जाते हैं तो कितने का 8 का। अब आगे 8 का डिफरेंस है तो 8 8 कांस्टेंट जाएगा या 8 8 12 कांस्टेंट जाएगा, नहीं जैसे 8 हो गया तो मानिए 8 8 कांस्टेंट जा सकता है, या 8 है तो आपका 9 10 11 हो सकता है, नहीं 8 10 12 हो सकता है, 8 4 12 16 20 ये भी तो हो सकता है। अब इतने शॉर्ट टर्म में हम क्वेश्चन को कैसे कितने सारे ऑप्शन बना के बनाएंगे। थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, थोड़ा ऑप्शन की ओर गौर करते हैं कि क्या हम जा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा गौर करें तो ऑलमोस्ट इसको छोड़ दें तो 2 टाइम्स के करीब है, 2 टाइम्स के करीब है। ये 11 2 जा 22, 6 2 जा 12 से थोड़ा सा कम। अब तो डेफिनेटली इसके अगर हम 2 टाइम्स रखें, नहीं अब 2 टाइम्स रखेंगे तो यानी 56 से प्लस माइनस, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, है ना, बिल्कुल। अब आप देखिए ना 35 और 35 37 यहां रखेंगे तो आपको नहीं समझ में आता है कि भाई ये 35 से 160 कितना डिफरेंस चला जाएगा, नहीं चल जाएगा।
मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, बात समझ में आ रही है? इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन तो खत्म। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 71 और 97। यदि मैं 97 को ऑफ करने का प्रयास कर रहा हूं तो आपको पता है 2 टाइम्स के आसपास जाए तो वैल्यू 200 के आसपास से जा 200 के करीब आ जाएगा। यहाँ वैल्यू 160 यानी 35 के आसपास का वैल्यू का फ्लक्चुएशन हो जाएगा। तो ये तो तय है कि 97 नहीं रख सकते, आपका आंसर मस्ट बी 71 होना चाहिए, बट मैं इतने डेफिनेटली नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको रख करके अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर रखते हैं तो 11 कितना, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू 4, अब फिर यहां जाएंगे तो 0 1 कितना 9, अब 5 8 89 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहां डिफरेंस करते हैं आप तो कितना 3 यानी 6 और 3 1 2 का डिफरेंस, फिर यहां जाते हैं 9 3 6 8 4 4, फिर अब डिफरेंस यहां जाते हैं तो कितना होगा 8 का, फिर यहां जाएंगे तो 14 का, फिर यहां जाएंगे डिफरेंस तो 20 का। हाँ अब ये वैल्यू दिख रहा है 8 6 14 14 6 20, तो डेफिनेटली ये वैल्यू आगे 6 का। सो आंसर मस्ट बी 71। अगर आप नहीं बनाना चाहते तब भी आंसर आप 71 ऑफ करके डेफिनेटली जा सकते थे, आपका जिस तरह से सीरीज ये चल रहा था, है ना। सो आंसर मस्ट बी 71। क्लियर है? वेरी नाइस। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कहता है कि अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, यानी महिला जो है एक पुरुष को इंट्रोड्यूस कर रही है। कहता है कि महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहता है इसके बारे में कह कौन है, तो कहता है कि महिला। कहते हैं कहने वाला कौन है? महिला। तो जहां महिला है उसके लिए क्या वर्ड आता है? माई, या मेरा वर्ड आता है, मेरा मेरी सब। तो इंग्लिश में जाएंगे तो यहां से बनाएंगे, जहां माई वर्ड है वहां पे हम महिला को रख देंगे। तो मेरे भाई के पिता, ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, मेरे भाई, जहां माई वर्ड है वहां चले जाएंगे, रख लेंगे अपने आप को मेरे भाई के पिता, मतलब मेरे पिता। क्लियर? मेरे भाई के पिता यानी पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के एकलौती बेटी, मेरे पिता की एकलौती बेटी। तो कौन परिचय कर रहा है? महिला परिचय कर रही है। तो मेरे पिता की एकलौती बेटी तो खुद हो गई, क्योंकि महिला ही बोल रही है। तो खुद की एकलौती बेटी की कौन है? वो पति, यानी जो व्यक्ति परिचय दे रहा है उसी का वो पति है। यानी जो महिला परिचय दे रही थी यह उसका हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। तो क्वेश्चन कहता है हाउ इज द मैन, ये मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, यानी इस महिला का ये व्यक्ति कौन है? तो हस्बैंड है। ऑप्शन में ये गलत है ना, यहां ऑप्शन हो जाएगा हस्बैंड। ये वहां बोर्ड में ही आपका जो बीपीएससी आपका साइड है उस वही पे क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लिखा गया, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। फिर एक मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, यहां बीच में क्वेश्चन मार्क रखा गया है। इसका मीनिंग है कि इन बाहरी जो नंबर्स रखे गए हैं उनमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके बीच में वैल्यू रखा गया है। तो हम क्या ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? ये नहीं करते हैं 7 5 को या 7 2 को 5 5 को 5 2 को, यानी हम 7 5 का मल्टीप्लीकेशन या 7 इस 5 को मल्टीप्लीकेशन या आप 5 5 का, यानी यही क्रॉस में बगल में कुछ भी प्लस माइनस करके वैल्यू को हम लाने का प्रयास करते, यही करते हैं ना। तो मान लीजिए कि हम ऐसे करते हैं तो 5 5 का कितना 25 अब प्लस 7 2 का कितना 40, तो हमारा वैल्यू 39 आ जाए। सिमिलर, बस सिमिलर होना चाहिए। 6 24 अब प्लस 15 ऑफ कोर्स सर 39 हमारा वैल्यू आ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पे कितना हो जाएगा 10 अब प्लस 20 आपका 8, ये भी वैल्यू कितना होगा 38 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ऑप्शन में से कौन सा जो है वैल्यू वो ऑड आउट है। सर ये ऑड आउट क्लासिफिकेशन कैसे कर? देखिए नियम कहता है
कि पहले बेसिक देखें, कौन डिविजिबल है कौन डिविजिबल, सिंपल। और इवन ऐसे देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, मान लीजिए सब डिविजिबल है, एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर छटेगा नहीं। तो यहां देखिए 36, 49, 21, 56 ऑल आर डिविजिबल, यहां कोई प्राइम नंबर है नहीं। ये मान लीजिए सब इवन रहता नहीं और एक और रहता तो छाड़ते, या 36, 56 इवन है, बाकी ऑड नहीं छाड़ सकते। अब मामला रहा कि सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो भी स्क्वायर के बेस पे भी नहीं छाड़ सकते, ये भी नहीं छाड़ सकते। अब क्या करें सर? अब ऐसे में देखें तब हम फिर डिविजिबिलिटी को जाएंगे नियम पे। 56 डिविजिबल बाई 7, 21 डिविजिबल बाई 7, 49 डिविजिबल बाई 7, 36 नॉट डिविजिबल, सो आंसर विल बी 36। प्राइमरी बात भी मैंने बता दिया, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैंने बताया। बहुत बेसिक तरीके से हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे, तो बहुत सारी बेसिक चीजें बातें होंगी कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, एनालिटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, जिस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और उसके निष्कर्ष। कहता है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसने यह नहीं कहा कि कर्मचारियों, सभी कर्मचारियों यानी जो भी एम्प्लॉय हैं उनको आपको मीटिंग में रहना उपस्थित बहुत अनिवार्य है। तो कहता है इससे आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं? तो सीधा सा मतलब है कि कोई एक्स अगर कर्मचारी है तो वो कहां होगा? मीटिंग में होगा। कहता है कि यदि मान राकेश जो है सो कर्मचारी नहीं है तो वो मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा। क्यों नहीं उपस्थित होगा? क्योंकि कहता है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित होना है, सभी कर्मचारी। तो यदि किसी का नाम है, कोई XYZ है, वो अगर कर्मचारी है तो वो उपस्थित रहेगा। सर इसमें कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो फल्ला कर्मचारी है फल्ला नहीं है, इससे मैटर नहीं। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉय टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो कंक्लूजन कहता है कि जॉन एन एम्प्लॉय, ओह जॉन क्या है? एम्प्लॉय है, तो डेफिनेटली ही विल बी अटेंड द मीटिंग टुमारो, डेफिनेटली उसको मीटिंग अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनको कल मीटिंग में होना है। और जॉन क्या है? एम्प्लॉय है। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज आपका क्या है? करेक्ट है। जो कंक्लूजन इज करेक्ट, ऑप्शन विल बी सी। क्लियर है? सिंपल सी बात। अगर ये रहता है कि जॉन इज नॉट एन एम्प्लॉय और उसके बाद कहता है कि विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, तो क्या होता? रॉन्ग। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक साइलो क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब आपका क्वेश्चन जो है सो कुछ का हो तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए, इन दोनों से आपस में कोई भी कंक्लूजन नहीं। कंक्लूजन का मतलब इस बादल घोड़ा में या घोड़ा बादल में कोई संबंध नहीं, दिमाग में सेट कर। लॉजिकली बनाएंगे तो कुछ से कोई कंक्लूजन नहीं होता है। अब ये कहता है कि मुझे बादल और पक्षी चाहिए, तो ये दोनों बादल पक्षी क्या है? सेम स्टेटमेंट में साइड ऐसे पढ़ा जाता है। कहा कि बादल पक्षी जब सेम स्टेटमेंट में हो तो उसको कहा जाता है, उस स्टेटमेंट का कन्वर्जन कहा जाता है। और कहता है कि कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड कंक्लूजन। कन्वर्जन क्या होता है? कंक्लूजन का हिस्सा होता है। सो पहला ऑप्शन क्या हमारा सही है। और जब सारे कथन जो है पॉजिटिव हो तो नेगेटिव उसका आंसर नहीं रखा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला होगा, निष्कर्ष पहला होगा। मैं साइलो आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप उंगली पे क्वेश्चन बनाओगे पटपट, विदाउट मार्कर यूज। तो कोई जलेबी छानने की जरूरत नहीं है कि कुछ पक्षी बादल है, इसका मतलब कुछ बादल पक्षी है ना? कोई जरूरत नहीं है। कुछ घोड़ा पक्षी है, ऐसे कोई जलेबी बुनिया छानने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको लॉजिकली पढ़ाऊंगा जबरदस्त। आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंक का क्वेश्चन हो या एसएससी का, तो कोई हिसाब किताब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से ये भी क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। कहता है कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, कौन ऐसा विद्यार्थी है जो प्रिपरेशन करता हो और नहीं जानता हो इसके बारे में, है ना? ऑल आर सॉलिड्स बट मरकरी क्या है? पारा क्या है? लिक्विड होता है। दैट्स व्हाई मरकरी विल बी एलिमिनेटेड और ऑड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर वही हमारा एक अपना बैच का अनाउंसमेंट है
ये हमारा 8 अक्टूबर से आपका बैच हमारा आ रहा है, न्यू बैच है आपका, जिसमें ना कोई पीटी है, ना कोई मेजर, सॉरी, ना कोई मेंस, ना इंटरव्यू है। बीपीएससी एडीओ का बैच है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। नहीं, आप सब बिल्कुल इसमें ज्वाइन करें और आप अपनी सीट बुक करें दिए गए आपके मोबाइल नंबर पे, या हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। कहता है कि रेन इज रिटन एज 42। तो आपको नहीं पता है कि सर जब कोई वर्ड लिखा जाए और उसको कोई मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाए तो पहली प्राथमिकता होती है कि उस लेटर का पोजीशन को ऐड करके देखा जाए कि आई ये इसके करीब है क्या है। नहीं, तो प्राथमिकता के तौर पे पहले इसके पोजीशन को ऐड करके क्विक चेक किया जाता है। तो 18 और 1 कितना, 19, 19 और 9 28 और 28 प्लस 14 42। करेक्ट है। तो ये तब तक सही है जब तक आप पेन पर यूज नहीं कर लेते। तो पेन को आप ऐड करेंगे PAIN, तो 16 1 17 17 और आपका 16, ऐसे जो 16 और 14 कितना 30, 16 और 14, 16 और 14 30, 30 और 9 10 40 हो जाएगा आंसर। यानी पेन का एडिशन 40 और रेन का पोजीशन ऐड करेंगे 42, तो कहता है कि सेन का क्या होगा, तो कितना 3 8 11 12 12 आपका 9 29 21 21 और आपका 14 35 है ना। फिर से मैं देख लेता हूं, 14 और आपका 9 23 24 24 27 27 और 8 35, ये राइट आंसर है। सबके क्वेश्चन को ऐड कर दे, कहीं कोई इश्यू नहीं। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि सर इसमें कौन सा डिफरेंट, ये भी क्लासिफिकेशन का, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है। अब सबको पता है कि क्या है, 2 डायमेंशनल है, ये क्या है 3 डायमेंशनल फिगर होता है। नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इन सब क्वेश्चनों पर टाइम पास करने से कोई फायदा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहा कि एक सीरीज दिया गया है बाबू और कहता है कि एक ब्लैंक के प्लेस पर हम कौन सा वैल्यू रखें कि ये पूरा हो जाए। थोड़ा गौर से देखें तो कुछ डिजिट की चर्चाएं हैं, 6 है, 5 है, 8 है। तो मैं अगर ऐसे सोचूं तो 2 है, यहां B दिख रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मुझे देख रहा है 6 है, F दिख रहा है, ओके। फिर मैं बात करूं 8 है, H, तो बात तो अब समझ में आ रही है ना। तो ये क्या ऐसे कर सकते हैं, 2 का, फिर किसका पोजीशन है, B का, तो 3 का क्या हो जाएगा, C, 6 हो गया किसका, F का, तो ये 7 हो जाएगा किसका, G का। वेरी नाइस। सिमिलरली आपका यहां पे क्या कर रहा है, 2 का B। अब देखिए यहां D है, तो यहां मुझे 4 रखना पड़ेगा, तब न 4 का D बाबू। अब 5 पे यहां क्या रख देंगे, E। अरे हाँ बिल्कुल सही। 8 का H, 9 का क्या हो जाएगा, I। बस कुछ था नहीं, बेसिक था क्वेश्चन। तो C 7 एक ऑप्शन है, ज्यादा टेंशन नहीं होती है, C7 हो गया, पूरे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है कि कई वॉकिंग एनिमल आर कॉल्ड स्विमर्स, यानी जो भी वॉकिंग एनिमल है, जैसे वी आर 2 फुटेड और 4 फुटेड, वी आर वॉकिंग एनिमल, तो उसको कोड करना है स्विमर्स। ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बाबू। अब यदि कहते क्रॉलिंग है, यानी जो रेंगने वाले एनिमल्स है, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गया, लिजार्ड्स हो गए, या जितने भी सेंटीपैड्स हो गए, ये जितने भी आपको रेंगने वाले सब है, इन सभी को कहता है कि आपका उनको कोड दिया गया, क्या, फ्लायर्स दिया गया। तो कहता है कि लिविंग इन वाटर, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, मेरे बात समझिए, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे लास्ट लाइन पढ़िए क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी अ लिजार्ड, ओहो, तो लिजार्ड कम्स इन क्या, सर, क्राउलिंग में आता है। तो क्राउलिंग का कोड क्या है, फ्लायर। आंसर हो जाएगा आपका डी। सब बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत, सब पढ़ने के क्या फायदा, टाइम वेस्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट बात।
फिर एक बेटे से क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि आपका एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश बाबू कह रहे हैं, महेश कहने वाले हैं, यानी इस महेश बाबू के लिए वर्ड आएगा मीमाई। उसकी पत्नी कौन है? एक व्यक्ति है जिसका परिचय कराते हुए महेश बाबू कहते हैं कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। अरे भैया, उसकी पत्नी कौन है? तो मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, तो भाई मेरी पत्नी मतलब मेरी पत्नी, उसकी बेटी मतलब मेरी बेटी। अब मेरी बेटी का वो कौन है? तो कहता है कि मेरी बेटी का उसकी पत्नी, मेरी पत्नी की, अच्छा इकलौती बेटी नहीं, यानी उस व्यक्ति की जो ये जो व्यक्ति है, ये इसकी जो वाइफ है, ये जानते हैं कौन है? अब तो मेरे सॉरी यानी महेश बाबू जो है ना, ये महेश बाबू है। एक मिनट, इस महेश बाबू की जो पत्नी है, उनकी एकलौती बेटी का ये पति है। इसका मतलब है महेश की ये बेटी हो गई, अब बेटी का ये पति हो गया, यानी ये सान इन आपका ला हो गया। तो इसको सिंपल से ऐसे समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं इसमें, कौन है? तो उसकी पत्नी व्यक्ति की, मेरी पत्नी की एकलौती बेटी है। मेरी पत्नी की एकलौती बेटी मतलब मेरी बेटी। अब मेरी बेटी का वो कौन है? पति है। नहीं, मेरी बेटी का पति, मेरी बेटी की पति है, इसका मतलब वो मेरा दामाद है। अब मैं उसका क्या हूं? ससुर जी हूं। इंग्लिश में आएंगे, मैंने कहा था कहां से पिक कीजिएगा, तो यहां से पकड़िएगा। तो कहता है कि माई वर्ड से माई वाइफ, यानी मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी की कौन है? उसकी पत्नी है, मतलब मेरा वो दामाद हो जाएगा। अब मैं उसका ससुर। क्वेश्चन क्या पूछा? महेश उस व्यक्ति का कौन है? तो फादर इन लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन। या अगर आप लॉजिक से बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की जो वाइफ है कौन है? तो मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। तो महेश इस व्यक्ति का कौन है? तो फादर इन लॉ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए क्लियर है, आगे बात करते हैं बाबू। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि संगीता साउथ ईस्ट में देख रही है, उसके बाद से 45 एंटी क्लॉक जाती है, फिर 90 एंटी क्लॉक जाती है, फिर क्लॉकवाइज घूमती है। अब वो जैसे क्वेश्चन देखिए, यहां डायरेक्शन क्वेश्चन है, अब वो किस दिशा में देख रही है? नाउ इन विच डायरेक्शन ही और सी फेसिंग। ऐसे क्वेश्चन हो तो दिमाग का यूज करना है, कलम का यूज नहीं। फिर समझाने को मैं समझा देता हूं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको बाबू अगर इनिशियल डायरेक्शन गिवन है और वहां पे लास्ट डायरेक्शन आस्किंग है, तो कुछ नहीं, दिमाग एकदम कूल रखेंगे। क्या कहता है? तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री? 45। एंटी क्लॉकवाइज में कितना बाबू? 45 डिग्री। फिर कितना? फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री लिख दीजिए। फिर क्लॉकवाइज में कितना? 180। और इसको कुछ नहीं, क्या कीजिए? 90 और 45 135 180 से काट दीजिए। क्लॉकवाइज कितना बच जाएगा? 45। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट, 45 का मतलब आधा, यानी दिए गए डायरेक्शन का राइट साइड में घूम जाइए। साउथ के राइट में 45 घूमेंगे तो पता है आपको परफेक्ट क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। कुछ है? नहीं है। देखिए ना, इन साउथ ईस्ट है बाबू, समझने के लिए, एग्जाम में बनाने के लिए। ऐसे थोड़ी तो बनाते रह जाएगा दिन भर, नहीं परेशानी बढ़ जाएगी ना। कौन तो बनाता है? क्लॉकवाइज 45 इन क्लॉकवाइज 45 होगा साउथ। ऐसे घूमने का इच्छा है तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, अब फिर क्लॉकवाइज 180, पुनः मुझको बाबा उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको शॉर्टकट में बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक क्लास है जिसमें एक बच्चा है, उसका रैंक जो है फ्रंट से 9 है और बैक से 9 है। तो रैंकिंग का पहला असूल क्या कहता है? कोई भी मेंबर हो, अगर उसका रैंक इनिशियल पॉइंट से भी गिवन हो, और कहां से बाबू?
फाइनल पॉइंट से भी गिवन हो तो दोनों रैंक को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं, ऐड करके -1 कर देते हैं, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों से कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा 18 - 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा 17। ये सब बनाने का एग्जाम का तरीका है नहीं, आइए फाउंडेशन में बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, है ना। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन एक आया ब्लड रिलेशन का, कहता है कि तस्वीर की इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति जो है सो वो कह रहा है कि भैया ये जानवर कौन है, तो कहता है कि वो कौन है, तो मेरी माँ, यानी इस व्यक्ति की जो मदर है कि एकलौती बेटी, तो इस मदर की एकलौती बेटी यानी इसकी बहन, खत्म हो गया। तो ये कौन है महिला उस पुरुष का, सर बहन जी हैं, सिस्टर, है ना। आइए इंग्लिश मीडियम आते हैं, तो क्या कहता है, अमैन सेड सी द फॉलोइंग, माय वर्ड पे आ जाइए, यानी व्यक्ति जो कह रहा है, अमैन सेड, व्यक्ति पुरुष कह रहा है कि मेरी माँ की एकलौती बेटी है वो, तो मेरी माँ की एकलौती बेटी है मतलब मेरी बहन है, बात खत्म। क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर एक साइलो का क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि सम पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू आर एक्सपेंसिव थिंग्स को मतलब, तो दोनों स्टेटमेंट मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था कि यदि दोनों कथन आपका कुछ कुछ का हो तो आपको पता होना चाहिए, उससे कोई डेफिनेटली कंक्लूजन मतलब क्या बाबू, जो कॉमन है छोड़ दीजिए, नीली नहीं, पेन और महंगी में संबंध नहीं बनेगा। तो यहां दे रहा है, चेक कीजिए, सभी पेन भैया सब कुछ कुछ का मामला है, सभी कहां से आएगा, गलत। जब आपका स्टेटमेंट बाबू अगर कुछ कुछ का दिया गया है, सम का दिया गया है, तो जो ऑप्शन अगर सभी से शुरू होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब महंगी चीजें पेन है, तो महंगी चीजें और पेन अलग अलग स्टेटमेंट में है। यहां दोनों स्टेटमेंट किसका है, कुछ का है, कुछ का है, जब केस है तो उसमें कंक्लूजन नहीं होता है, तब दूसरा भी गलत है। पेन महंगी है, फिर वही महंगी चीजें पेन कहो या पेन महंगी है, ये भी साहब क्या है, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सही। हाँ, बनाने का तरीका जो आप जिन्हें भी छानते हैं छान लीजिए। कुछ पेन जो है क्या है, नीली ब्लू, और फिर कुछ ब्लू क्या है आपका कॉस्टली थिंग्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई रिलेशन बनेगा पेन और कॉस्टली थिंग्स में नहीं। यहाँ सभी पेन, बताओ सभी पेन है, नहीं, तो पहला ऑप्शन। महंगी चीजें पेन है, महंगी चीजें पेन में कोई संबंध है, नहीं। फिर एक चीज पेन और महंगी में कोई संबंध दिख रहा है, नहीं। आंसर क्या होगा, यही हम पढ़ाते हैं साइलो में, डायरेक्ट ऑप्शन देखो। अच्छा बेटा, क्या सम का केस है, तो कंक्लूजन सभी सम है तो ऑल में दिया है, गलत। अच्छा, ये दोनों चीज में कॉमन 50-50 नहीं होगा, बात खत्म। ऐसे बनाते हैं बायोलॉजिकल। आज एक फिर क्वेश्चन आ गया आपका मिसिंग नंबर क्वेश्चन। या तो हम ऐसे बनाए, ऐसे देखते हैं, मान लीजिए 5 × 2 -1 देखते हैं, 9 × 2 -1 देख रहा है, फिर 17 × 2 -1, तो 33 भी इसका आंसर हो सकता है। बट ऑप्शन में 33 नहीं दिया है, तो उतना टेंशन लेकर मत जी, है ना। यानी 33 भी आंसर आपका हो सकता था, बट नहीं दिया है, इश्यू नहीं है, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस जाते हैं तो कितने का है, 4 का। ओके कूल, इन दोनों के बीच डिफरेंस जाते हैं तो कितने का होगा बाबू, 8 का डिफरेंस। तो मान लीजिए 4, 8, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस, 12 का। 4, 8, 12, तो 29। हाँ, 29 आंसर हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है ये। तो सर ये भी तो हो सकता है कि 4, 8, 12 या 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भी ले सकता है, 33, ये भी ले सकता है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तो तरीका हम 4, 8 फिर आपका 12 से ले लिए। सर ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं ना क्या, हाँ देखिए, तो 5 3 जा
+2 कर दीजिए, 5 3 15 2 17। हाँ सर, वैसे ही 9 3 जा +2 29 हो जाएगा। तो कई तरीके हैं मैथमेटिकल चीज का, कोई एक कहा जाए कि सर यही एक प्रोसेस है, ओ रॉन्ग है ना। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि देखो बाबू इसका यही एक तरीका है, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैथमेटिकल चीज का एक ही तरीका कैसे हो सकता है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है, वो चीजें हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैथमेटिकल चीज है, आप प्लस माइनस करके जा सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 4 2-3 तरीके से समझाया मैं। ऐसा 33 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है ना, तो मैं तरीके से बताया, तो फिर वो ऑप्शन डिसाइड करता है। इसलिए कभी क्या होता है ना कि अक्सर बच्चों में और बोर्ड के आंसर में तनातानी रहता है कि सर आपने जो बताया यही तो तरीका मेरा सही है, बट वाई 29 33 इज आल्सो करेक्ट। अगर 33 यहां ऑप्शन होता बाबू तो बच्चों का आंसर गलत नहीं कर सकते। क्या स्कीम कैसे गलत कर लेंगे आप? 5 2 जा -1, 9 2 जा -1, 72 जा -1 इज अ परफेक्ट सीरीज है ना। बट यहाँ आंसर आपका 33 न देखे, थोड़ा सा वो बेचारा द्वंद्व से बच गया है, कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक है कि एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटी सी मैथ भी है और लॉजिकल, मैथ नहीं कहेंगे इसको, लॉजिकल क्वेश्चन कहेंगे। कहा कि ललिता जी है सो 13 पेंसिल खरीदी है, ठीक है। ललिता जी पेंसिल कितनी खरीदी? 13 खरीदी, ओके कूल। और उसने अपने दोनों छोटी बहनों को, अनीता जी को और किसको, बबीता जी को बराबर पेंसिल, भाई 13 में तो बराबर तो होगा नहीं, और खुद उनसे एक पेंसिल ज्यादा रखी। अब इनसे एक पेंसिल ज्यादा रखी तो एक पेंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 12। एक पेंसिल ज्यादा एक माइनस कर देते 12 हो गया, यानी 12 पेंसिल आप बराबर तीनों हिस्सों में। इसका मतलब ललिता के पास भी 4 और कौन है, अनीता जी के पास भी 4 और बबीता के पास भी 4। देखिए तो तीनों में 4 4 4 12 हो गया। हाँ, एक तो ज्यादा तो 4 और 1 कितना 5। तो पूछा ललिता जी के पास कितनी पेंसिल है? 4 1 5, आंसर आ जाएगा 5। तो बेसिक क्वेश्चन है, एक मैथ भी कर सकते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग की भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल का क्वेश्चन है ना, कि 13 पेंसिल खरीदी है, ठीक है, और अपनी दोनों छोटी बहनों में बराबर हिस्सा, बराबर का मतलब सिर्फ उन दोनों में नहीं, यानी तीनों बहनें अपने आपस में बराबर हो गई, और एक पेंसिल ज्यादा रखी है तो ये 13 पेंसिल उसने खरीदी है, एक पेंसिल माइनस करी तो 12 हो गए, और इस 12 को 3 टुकड़ों में बांट दिया, जब कितना 4 4 आपस में बराबर हो गए। तो ऑलरेडी 4 का है, एक ज्यादा है तो 4 1 कितना 5 हो जाएगा ललिता जी के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लॉक का क्वेश्चन है, घड़ी कहता है 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट जाती है, कोई इश्यू नहीं है। कहता है कि इन 24 आवर्स में कोई क्लॉक जैसे 10 मिनट आपका फास्ट हो जाती है, ओके, ये स्लो होती है, मैटर नहीं करता है। अब रात 12 बजे उसको क्या किया, राइट टाइम सेट किया गया, कूल। तो कहता है अगले दिन नेक्स्ट इस दिन नहीं बाबू, अगले दिन 5 बजे, तो अगले दिन जाओगे 12 बजे से अगले दिन, तो 12 12 कितना 24, अब 5 कितना 29। तो कहता है कि तब वो सही समय क्या होगा? तो बाबू 24 घंटे में वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है, इसलिए 29 घंटे में वो कितने मिनट? सर कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यह कितना हो जाएगा 290/24 कर दोगे तो लगभग कितना 24 1 है ना, 24 1 आपका कितना 50, यानी 1248, यानी लगभग 12 मिनट के आसपास ये घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, 12 मिनट कुछ सेकंड फास्ट हो जाएगी। तो भाई पूछ रहे कि राइट टाइम क्या होगी 5 बजे, तो 5 बजे में से 12 मिनट घटा दो, 4 बजकर कितना बाबू 48 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन है हाँ 4 48, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें पूछता है कि ट्रायंगल्स कितने हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। देखो जब एक बेसिक ट्रायंगल्स होता है डेफिनेटली यहां 1 मारते हो, सर इसी में अगर हम 2 पार्ट्स में बांट दें तो 1 2 फिर बड़ा गिनते हो, तो सीधे से कंसेप्ट क्या है कि ट्रायंगल हो चाहे वो जितना भी आपका पार्ट्स में वो कराओ, सबके एक एक पार्ट्स क्या करो ऐड कर दो, ऐड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएगा। तो कितने बाबू 1 2 3 4 5 6, यहां तक कितना होगा 10 10 11 कितना आपका 21 ट्रायंगल होगा, ऑप्शन है हाँ सर। जितने भी ट्रायंगल हैं सबको ऐड कर दो, सबको न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना, सीधे हो जाएगा। सर ऐसा है ठीक, यदि सर कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, सब बोलते अगर आ गया, अरे काहे को टेंशन ले रहा हो,
यहां तक कितना है भाई, सबको ऐड किए तो 21। फिर सेम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 कर देना, कितना हो जाएगा 15। सर अगर ऐसा हो तो और मान लीजिए, अरे काहे का टेंशन है, तो फिर इसको ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 3, सबको ऐड कर दो, ट्रायंगल निकल जाएगा। इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे हम लोग फिगर काउंटिंग बहुत मस्त, बहुत क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की। अब देखो इसमें क्वेश्चन है एक, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में ही एरर, ये बोर्ड में ही जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे ये क्वेश्चन एरर है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में कि लंदन है, बर्लिन है, पेरिस है और मैड्रिड। आपको पता है दिस ऑल आर द कैपिटल, बट बर्लिन इज, यहां पे जो है इसका डबल कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ पर बर्लिन इसका सबसे बड़ा टाउन भी है, इसलिए यहाँ पे बर्लिन जो है सो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, फिर डायरेक्शन क्वेश्चन। देखो तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू कि अब वो किस दिशा में देख रहा है। मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन में कलम नहीं लगाते हैं, दिमाग का यूज करते हैं ना। तो क्या कहा, विच डायरेक्शन इज नाउ फेसिंग, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन पता है, यस सर। कहाँ है आईडी, इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट है, लिख के छोड़ दो। अब क्या कहता है 90 डिग्री, अच्छा डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज बाबू। अब फिर 180 डिग्री क्या, आप लिख लो अगर दिमाग में नहीं आया तो। क्लॉकवाइज कितना कहा बाबू, 90 डिग्री कूल। फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना आपका 180 कूल। फिर कहते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे ऐड। तो देखो 90 90 कितना 180, ये भी कितना 180 180 180 का कैंसिल करते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका सेम हो जाए तो इसका मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन। सिमिलरली यदि राइट टोटल नंबर ऑफ राइट और टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन। क्लियर है। या आपका टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए 12 राइट्स आ रहा है तो इसका भी मीनिंग होता है 4 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका भी मीनिंग क्या होता है, सेम डायरेक्शन। क्लियर है ना। चलिए जब हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत मजा आएगा, आगे बढ़ते। इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ईस्ट हो जाएगा। क्यों, तो सर क्लॉकवाइज 180 और एंटी क्लॉकवाइज 180 दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे वहां क्या आया था, क्लॉकवाइज 45 रिमाइंडर आया था, तो वहां पे साउथ ईस्ट के हम लोग क्लॉकवाइज में चले थे, आंसर क्या आया था, साउथ। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर है हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो इसमें स्क्वायर देखना है। तो देखो इसका कंसेप्ट सिंपल सी बेसिक कंसेप्ट है। देखो जब ये सिंपल एक ऐसा है ना, तो कितने स्क्वायर सर बेसिक है 1। अब देखो इसको ऐसे कर दो तो कितने स्क्वायर, सर स्क्वायर एक ही होगा, ये रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दी, यस सर देयर विल बी अ स्क्वायर ऑफ कोर्स, 1 2 3 4, ये तो छोटे छोटे 4 हो गए बाबू, एक ये कितना 5। तो अगर ऐसे फिगर कहीं भी दिखे तो इसका सीधे आप कितना लेंगे 5, तो आप काउंट कर लो। देखो एक ऐसा फिगर है तो 5, एक ऐसा फिगर है 5, ऐसा फिगर है 5, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाए 15। आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर इसमें क्रिएट नहीं होगा। ऐसे 3 स्क्वायर इनबिल्ड है अपने आप, तो 5 3 जो कितना 15 हो गया। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फिर साइलो का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। कोई कष्ट नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो कहते हैं कौन सा सही होगा, है ना। तो लॉजिकली चले, लॉजिकली विदाउट मार्कर आपका क्वेश्चन सही होगा, है ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बैंड एग्जाम से, मैं वैसे भी समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। कहता है कि आपका ऑल फ्लावर्स आर रोजेज। अब देखो फ्लावर और रोज क्या है, सेम स्टेटमेंट में। फ्लावर रोज क्या है बाबू, सेम स्टेटमेंट में। जब कोई दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम स्टेटमेंट में हो और वो स्टेटमेंट किसका हो, ऑल का, तो ऑलवेज ब्रेक होता है सम में, बट ये तोड़ा किस में, ऑल में। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं जरूर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी विदाउट मार्कर, समझ। फिर कहता है कि ऑल रेड। अब देखो रेड यहां पे और कहीं नहीं, किसके स्टेटमेंट है, सम का। सम जब भी ब्रेक होगा बाबू तो किसमें होगा, सम में ब्रेक होता है। यानी लिखा रहता है सम रेड्स आर फ्लावर, ऑफ कोर्स ये सही होता, बट क्या कर दिया है ऑल में। पॉकेट में 50 रुपया है और दिखा कितना है 100 रुपया,
इसलिए क्या ये गलत है। ठीक है, फिर कहता है कि सम गुलाब यानी सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड। अब मामला क्या है कि रोजेज यहां है बाबू और रेड आपका यहां है। ठीक है, दोनों में कॉमन टर्म फ्लावर है बट दोनों 50-50 है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है, कंक्लूजन नहीं होगा, यानी आंसर कोई इसमें सही नहीं। ये तो बात हो गई मेरी कि हम कैसे पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ाएंगे, जो बिना कलम लगाए क्वेश्चन साइलों का बना लीजिए। अब बात रहा जो 99% बच्चे पढ़ते हैं जलेबी छान के, वो भी है, कहता है कि जितने भी रोजेज हैं वो सबके सब क्या है, फ्लावर्स, कोई इशू नहीं। अब फिर कहता है कि कुछ फ्लावर रेड है, तो कुछ फ्लावर रेड है, हाँ जी ठीक है। अब रेड तो है ना, ये रोज है। अब रेड रोज में क्या संबंध हम कैसे कह दें, तो कहता है कि सभी फ्लावर, अब बताओ तो रोज ना बहुत फ्लावर के अंदर है, फ्लावर के अंदर है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। फिर कहता है ऑल रेड्स, अब देखो ये तो कुछ ऐसे ही कुछ आंशिक रूप से बाहर है, तो सभी आपका रेड फ्लावर के अंदर है नहीं, इसलिए ये भी गलत है। गुलाब लाल है भैया, अब हम कैसे कहें कि गुलाब और लाल में क्या संबंध है, कह भी नहीं सकते, संभावना व्यक्त कर सकते हैं बट टीचर डेफिनेटली ना कह रहा है ना भैया कुछ रोज रेड है, कि झूठ बोल रहा है, इसलिए गलत। आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्रोसेस में इसमें जलेबी छान कर देखना होगा। अब मेरे प्रोसेस में कुछ नहीं है, अच्छा वो फ्लावर्स 50 है, यहाँ और लिखा गलत है, रेड, अच्छा वो रेड यहाँ 50 है, यहाँ और लिखा है गलत है, गुलाब अच्छा यहाँ है, यहाँ है, कॉमन 50 है, गलत आंसर। सेकेंडो में आंसर निकालिएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलो। फिर एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि नॉलेज और इग्नोरेंस, यानी मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो जो पढ़ेगा वो सफल हो, जो इग्नोर करेगा वो 5 वर्षीय योजना में जाएगा, 10 वर्षीय योजना में जाएगा, यानी पढ़ा रहा है टीचर उसको इग्नोर करना। तो जो नॉलेजेबल होगा वो सफल पाएगा, जो इग्नोर करेगा वो कहां जाएगा, घर पे 5-7 साल के बाद बोरिया बिस्तर बांध के घर पे। वही चीज यहां पे है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के आपका अपोजिट वर्ड्स। तो जब सक्सेस होगी तो सक्सेस का अपोजिट क्या होता है, फेल्यूर होता है, आंसर क्या हो जाएगा, असफलता, है ना, क्लियर है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं नॉलेज इज सक्सेसफुल, इग्नोरेंस से नहीं, ये सीरीज नहीं है, मैंने देखा कई टीचर को इसको सीरीज बना देता है, बेवकूफ भी अलग काम है भाई, ये एनालॉजी है, एनालॉजी का आप सीरीज कैसे बना सकते हो। ये कह रहा है कि भाई इन दोनों में जो संबंध है वैसा ही संबंध इनमें खोजो, तो तुम क्या करते हो गधे लगा जैसे इसको अल्टरनेट कर देते हो, बेवकूफी वाली बात है। ये सीरीज थोड़ी है, ये एनालॉजी है, समानता की विषय। हमारे आपके बीच क्या संबंध है, ऐसे ही पेयर खोजना है। अब आप अल्टरनेट में खोजते हो, गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाने का या बताने का। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बस एक कहो है तो एनालॉजी का बट बिहेव लाइक कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो यू से एस होना पता है ना, 21 और 19 सर -2 का मामला है, और जे से एल होना सर +2 का, यानी -2 +2 का। तो क्यों ना पहले यहीं पे देखें, तो -2 यानी P और +2 यानी 21 2 23, PW से कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। अब गधा लेखा सब सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना। बच्चे क्या करते हैं, पूरे सॉल्व करेंगे, ओ -2 +2 -2 +2, क्या आंसर 10 नंबर आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। ऑप्शन से बनाओ, सेकेंडों में आंसर बनेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं विकास का प्रगति से, डेवलपमेंट का प्रोग्रेस से क्या रिलेशन। तो ऑलमोस्ट देखें तो दोनों साइनो वर्ड्स एक दूसरे के, डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं, तो जाहिर सी बात है आप डेवलपमेंट होगा तो प्रोग्रेस। अब कोई चीज रुक जाएगी, अब रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है उस चीज में क्या होगी, वो चीजें धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन की तरफ जाती है। वो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन। देखिए कमी होना यानी कोई चीज रखे हैं वो कम होता है ना, गिरावट उसमें गिरना। क्योंकि शब्द क्या है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो स्टेशन मतलब कि वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो वैल्यू इक्वल है, उसे खरीदार नहीं। तो जब खरीदार नहीं हो तो वैल्यू क्या होगा,
उसका मार्केट में वैल्यू क्या होगा, डिक्लाइन, यानी उसको मार्केट ने डिक्लाइन किया हुआ है, भाई इनकी प्रोडक्ट को मुझे नहीं परचेज करना है ना। सो आंसर मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिक्लाइन। देखो यहां पे तीनों शब्द इतने क्लोज रखे गए हैं कि आपको गलती कराने के लिए विवश कर ही सकता है ना। जब कोई चीज रुक जाती है, ठहर जाती है, इसका मतलब है उसका खरीदार नहीं है मार्केट में, यानी उसको लोग डिक्लाइन कर दिए हैं, उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मैं इसको नहीं खरीदने बात करता हूं, इसका हमको खरीदना ही नहीं है, यानी इसको डिक्लाइन कर दिया है ना। यानी उसके बढ़ने के भी चांसेज हैं, उसके घटने के भी चांसेज हैं। ध्यान रखना, जब कोई चीज रुक गया है तो रुक गया है, तो वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, नहीं यानी फिलहाल वो क्या है, मार्केट से अभी आउट है, डिक्लाइन। सो आंसर मस्ट बी डिक्लाइन, नॉट फॉल, नॉट डिक्रीज। ये तो आपने डेफिनेटली कह दिया कि वैल्यू गिर गया, गिरेगा, कैसे गिरेगा, जब कोई ठहरा हुआ है व्यक्ति, जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मार्केट ने उसको नहीं पहचाना, जब उसका समय आएगा बढ़ भी जाएगा, घट भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से कौन सा आप इसमें से एलिमिनेट कर, लायन, एलिफेंट है, टाइगर है, तो बेसिक क्वेश्चन है, सारे कार्निवोरस हैं, ये क्या है, हर्बीवोरस है, सब मांसाहारी है, हाथी हमारा शाकाहारी, हाथी मेरा साथी, नहीं जी, ठीक है। एक क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली सीरीज बनाई जाती है क्या, इसको काउंट करके बनाया था कि देखिए क्या है, तो देखिए तो 3 आपका ब्लैंक भी गिनना है, 3 6 9 12, 12 के बाद ये 3 आपका 16 हो गया। अब 16 सीरीज है, तो या तो वो 4 के फॉर्मेट में टूटेगा, नहीं तो 4 के फॉर्मेट में अगर तोड़ते हैं 2 2 4, अगर 2 2 4 तोड़ रहे हैं, फिर आपका 2 2 2 2 4 तोड़ रहे हैं, 2 2 4, तो ऐसे में सीरीज पकड़ना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाए, क्यों। अब ऐसे देखिए ए बी सी बी, ए बी सी बी, अब फिर बी सी, अब डबल भी दे नहीं सकते हैं, तो अगर हम मैं ए रख दूं, देखिए ए बी सी, बी सी ए, फिर देखिए यहां पे सी ए बी, देखो एक सीरीज चलता है बाबू, ऐसे ध्यान रखना, ए बी सी, फिर ये छोड़ देगा सेकेंड लेटर से बी सी ए, फिर ये छोड़ देगा सी से उठाएगा सी ए बी, फिर ये छोड़ देगा, फिर क्या उठाएगा ए बी सी, एक सीरीज ऐसे चलता है। यह सीरीज उसी का आपका आंसर है। देखो ए बी सी, ये बी ब्लैंक छोड़ दो, फिर बी सी ए, फिर ये ब्लैंक छोड़ दो, फिर सी ए बी, फिर ये ब्लैंक छोड़ दो, फिर ए बी सी ब्लैंक, समझ में आ रही है। अब सर यहां बी कैसे आया, तो ये सेकेंड लेटर बी लेके आया, फिर यहां सी कैसे आया, तो इसका सेकेंड लेटर रखा आया, फिर यहां पे कौन आएगा सर, ए आएगा, फिर यहां देखो बी आया, यस आंसर विल बी सी ए सी ए सी, सी ए सी ए सी, आंसर हो जाएगा सी ए सी ए सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे आज फिनिश हो चुका है, और आपका बीपीएससी एशो का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको, बिल्कुल इसको आप शेयर करें, कमेंट करें, और आपको क्या और इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको और क्या सीखना है, बिल्कुल उसमें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और मजेदार सेशन होने वाला है आने वाले समय में। आइए हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन नहीं बना, रीजनिंग का तो फिर बेकार है ना। सो यू ऑल हैव टू ज्वाइन आवर बैच बीपीएससी एडीओ डेफिनेट, ठीक है। थैंक यू, बाय, सबको बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर कोचिंग राजधानी कोचिंग सेंटर, ठीक है, बाय बाय।